शुरू करें भाई। मीडिया बंधुओं, जैसा कि ये सर्वविदित है कि खासकर यूपी में विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही अब यहाँ बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। जबकि इस मामले में सच्चाई ये है कि केंद्र व यूपी की भाजपा सरकार ने पिछले 1.5-2 महीनों में जो यहाँ अनगिनत व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अध कच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं, तो इनका ये सिलसिला ऐसा लगता है कि इलेक्शन घोषित होने तक ये लगातार जारी रहेगा। तो ये सब इनकी इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को काफ़ी कुछ दर्शाता है। इसके अलावा बीएसपी को छोड़कर यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले ही प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अभी तक जो भरमार घोषणाएं व वायदे आदि किए हैं, तो ये भी इनके लिए अनेकों सवाल खड़े करता है। जैसे सपा की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश की जनता को जो किस्म किस्म के असंख्य व प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए हैं, तो उन पर यहाँ की जनता जल्दी से विश्वास करने वाली नहीं है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में भी अपने लंबे रहे शासनकाल में अपने 50% भी चुनावी वायदे पूरे कर दिए होते, तो फिर आज ये पार्टी केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों से भी सत्ता से बाहर नहीं होती। इतना ही नहीं, बल्कि इनकी कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर होने की वजह से अब जनता इनके वायदों व घोषणाओं आदि को कतई भी गंभीरता से नहीं ले रही है। यही स्थिति इस मामले में हमें दूसरी पार्टियों की भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस मामले में बीएसपी बातें बहुत कम व कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती हैं। और ये सब आपको यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। और अब मैं खासकर केंद्र व यूपी में आसीन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इस पार्टी को जनहित व आम जनता के दुख दर्द आदि की थोड़ी भी परवाह व चिंता होती, तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। और अब कई राज्यों में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार के डर से इनकी कीमतों में जो इन्होंने थोड़ी सी कमी की है, तो इसकी भी भरपाई ये पार्टी चुनाव के बाद ब्याज सहित जनता से जरूर वसूल कर लेगी। इसे भी जनता को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इसी प्रकार यूपी में अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही यहाँ गरीबों को जो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है, तो ये भी चुनाव खत्म होते ही जरूर बंद हो जाएगा। ऐसे अनेकों और भी अब किस्म किस्म के प्रलोभन दिए जा रहे हैं जो चुनाव के बाद फिर कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। इसके साथ ही यूपी की जनता को ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि भाजपा खासकर यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों
एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों और नए नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है, ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये इन दोनों पार्टियों का अंदर ये प्रयास चल रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर ये सपा व भाजपा आदि को आपसी लाभ पहुंचाने की नीयत से इनकी स्वार्थ की राजनीति को पुनः उजागर करता है। हालांकि जनता अब इनसे काफ़ी सजग भी है। साथ ही बीएसपी को ये पूरी उम्मीद भी है कि अब प्रदेश की जनता इनके इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र का शिकार होने वाली नहीं है। वैसे ये बात भी सर्वविदित है कि सपा व भाजपा की राजनीति हमेशा एक दूसरे के पोषक व पूरक रही है और इन दोनों पार्टियों की सोच जातिवादी एवं सांप्रदायिक होने के कारण इनका अस्तित्व एक दूसरे पर ही आधारित रहा है। इसी कारण जब सपा सत्ता में होती है तो भाजपा मजबूत होती है और जब बीएसपी सत्ता में रहती है तो भाजपा कमज़ोर होती है। ये भी सोचने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में कुछ ही समय के बाद होने वाले विधानसभा आम चुनाव से पहले यहाँ भाजपा द्वारा विधानसभा की 403 सीटों में से 300 व सपा द्वारा 400 सीटें जीतने की जो बात कही जा रही है, तो ऐसे में इनका ये दावा इतना अधिक बचकाना व हवाई है कि इनकी इच्छा पूर्ति के लिए फिर तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर चुनाव आयोग को लगभग 1000 ही कर देनी चाहिए। खैर, चुनावी दावों व वादों पर यहाँ अपने देश में ना तो कोई टैक्स लगता है और ना ही उसके लिए किसी खास निष्ठा व ईमानदारी की जरूरत ही होती है। इसलिए आने वाले वक्त में पूरी तरह से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव ही ये बताएगा कि किसमें कितना है दम। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों व बाढ़ के समय में बाढ़ पीड़ितों आदि की भी मदद करने के मामले में बीएसपी ने हमेशा सबसे पहले इसकी पहल की है और यहाँ हमारे लोगों ने अपने अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से बिना ढिंढोरा पीटे हुए यहाँ अति गरीबों व ज़रूरतमंदों आदि की लगातार मदद की है। वैसे भी हमारी पार्टी की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि बीएसपी अभी ना तो सरकार में है और ना ही दूसरी पार्टियों की तरह पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि के धन बल पर चलने वाली पार्टी है, जिनसे भी ये सरकारें इनका राष्ट्र धर्म नहीं निभा पाई हैं तथा वे आपदा में भी अवसर प्राप्त करके अपनी तिजोरी को ही अधिक भरते रहे हैं। ऐसी पार्टी व सरकारों से क्या जनता उनसे इसका हिसाब किताब नहीं करेगी? यानी कि ज़रूर करेगी। इसी प्रकार केवल आम जनता ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात संपूर्ण किसान समाज भी केंद्र सरकार की अहंकारी, वादा खिलाफी एवं निरंकुश आदि व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है तथा आक्रोशित भी है। इतना ही नहीं बल्कि इनकी जातिवादी, संकीर्ण, पूंजीवादी व अन्य गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से खासकर गरीब, मजदूर, बेरोजगार, छोटे व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य मेहनत कश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान भी हैं। कोरोना काल में तो इनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है।
ये सब किसी से छिपा नहीं है। और अब मैं आप लोगों को अपनी पार्टी के बारे में भी ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पिछले महीने 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर अपनी पार्टी के लोगों को अति महत्वपूर्ण कार्य ये दिया था कि यूपी की हर विधानसभा की सीट में पार्टी द्वारा गठित की गई सभी पोलिंग बूथों की कमेटियों की दिनांक 21 अक्टूबर से समीक्षा की जाएगी तथा चुनाव को खास ध्यान में रखकर उन्हें कैडर भी दिया जाएगा। जो ये कार्य पूरे प्रदेश में काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। दूसरा, जिनके अभी तक वोट नहीं बने हैं तो उनके चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नियमों के मुताबिक चलकर सभी बन जाने चाहिए। ये भी कार्य इस समय काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी मालूम है कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह चुनाव होने के नज़दीक एक एक सीट पर कई कई टिकटार्थियों के जरिए भीड़ इकट्ठा करके अपनी हवाई ताकत दिखाने में नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। साथ ही मेरे सरकार में रहते हुए भी चुनाव के नज़दीक वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह जिले जिले में जाकर हवाई सरकारी घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन आदि नहीं करती है तथा न ही उनकी आड़ में आधे से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक सभाएं करती हैं, बल्कि ज़रूरत महसूस होने पर स्टेट लेवल का एक आदि बड़ा प्रोग्राम करके लोगों को चुनाव की तैयारी में ही लगा देती है, जिसकी मैं बीच बीच में लखनऊ में खुद ही समीक्षा करती हूँ तथा पार्टी के वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श करके उम्मीदवार आदि भी तय करती हूँ। इसके साथ ही यह मैं ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा कुशीनगर व जेवर हवाई अड्डा आदि बनाने का जो वर्तमान भाजपा सरकार इसका खुद पूरा श्रेय ले रही है तो ये सही नहीं है, जबकि इन तीनों कार्यों की व अन्य सभी एक्सप्रेसवे तथा मेट्रो आदि की भी पूरी रूपरेखा बीएसपी की सरकार में ही बना दी गई थी और इसकी मेरी सरकार में शुरुआत भी कर दी जाती यदि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार इन कार्यों में रुकावट पैदा नहीं करती। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। इसके साथ ही इनका मूल परिवार केवल आरएसएस है, लेकिन मेरा मूल परिवार सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोग हैं तथा मैंने अपनी सरकार में सभी धर्मों के लोगों के हितों का एक समान ध्यान दिया है, लेकिन इन्होंने केवल एक ही धर्म के लोगों में से कुछ विशेष जातियों के हितों का ही खास ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी में यदि मेरे भाई बहन व रिश्ते नाते तथा पार्टी के अन्य लोगों के भी भाई बहन व रिश्ते नाते आदि निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं तो ये कोई परिवारवाद नहीं होता है। ये सब भी इनको ध्यान में रखकर तब बीएसपी के ऊपर कोई उंगली उठानी चाहिए। इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले मैं उत्तराखंड के आज 21वें स्थापना दिवस के मौके पर वहां की जनता को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। हालांकि इन 21 वर्षों में वहाँ जितना विकास व उत्थान आदि होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, ये भी काफ़ी चिंता की बात है। इसके साथ ही छठ पूजा के चल रहे पर्व पर भी त्योहार पर भी मैं इनके अपार मानने वाले लोगों को पूरे तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। शायद आप लोगों को
मालूम है कि हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है श्री एस.सी. मिश्रा जी, इनका आज जन्मदिन है। इनको भी मैं इनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। एक एक करके पूछो। ये कोई जरूरी नहीं कि योगी जी क्या कर रहे हैं और अखिलेश क्या कर रहे हैं, मेरी तुलना आप उनसे करेंगे? हाँ, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, तो जब मैं पार्टी में कार्य करने लायक नहीं रहूंगी तो उस समय इसका जवाब दे दिया जाएगा। अब ये तो अंदरूनी बात है, ये तो ओपन नहीं करनी चाहिए है। ये तो हमारा शुरू से ही चल रहा है। हाँ, मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, प्रेस के जरिए भी, ट्वीट के जरिए भी। आज फिर मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं, किनसे? सर्व समाज के लोगों के साथ। उनमें भाईचारा पैदा करके सभी वर्गों को जोड़ने में लगे हैं। और ये जो गठबंधन है तो ये स्थायी रहेगा और इस ओर हमारा ध्यान है, ना कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा है। अब आपको मालूम है, ये बड़े होते नेता और कुछ जनाधार होता तो मैं उनको निकालती क्यों? वो तो निकाले हुए लोग हैं। और बीएसपी में ये मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देना चाहती हूँ, जिसको भी मैं निकालती हूँ वो अकेला जाता है, उसके साथ में बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। कौन बोलता है? ये तो आप बोल रहे हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी को जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, या जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो सबसे पहले तो इनको सेंटर में थी, तो इनको सबसे पहले तो इसको लेकर कानून बनाना चाहिए था। हम तो ये तो 40 की बात करें, ये 33% भी विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण ये कानूनी तौर पर कांग्रेस पार्टी कानून नहीं बना पाई, ना कांग्रेस बना पाई, ना बीजेपी बना पाई। तो ये जो इधर कह रहे हैं कि भाई 40% हम महिलाओं को देंगे, हमको इसके खिलाफ नहीं है। तो हम तो चाहते हैं, अब लोग तो ये भी कहते हैं, मैं नहीं कह रही कि इनके पास अब ये 40 का ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो जब जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहा है वहाँ क्यों नहीं ये घोषणा कर रहे हैं? जिन राज्यों में जैसे पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये और जिन राज्यों में, वहाँ भी तो करना चाहिए। आप समझ सकते हो कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। आपको ये मालूम है कि ये जो चुनाव है मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और पूरे यूपी में सर्व समाज के लोगों की ये दिली इच्छा है कि हम बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाएं। हैं? ये तो आप उन्हीं से पूछो इस सवाल का जवाब है। मैं जो आपको बता रही हूँ कि सपा और बीजेपी में तो हम कोई फर्क समझते नहीं। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में है।
ये तो आप खुद इनके जो बयान आ रहे हैं, चाहे तो सपा मुखिया के या फिर योगी जी के जो बयान आ रहे हैं, उससे आप लोगों को ये स्पष्ट तौर पर हमारा कोई भी आप सोच रहे मुकाबला हमें पूरा भरोसा है। जैसे सन 2007 में हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, हमें पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। क्या चीज? डीएसपी के अंदर ही चर्चा है कि 50% टिकट बहन इस बार युवाओं को देने जा रही है, इसका खंडन करेंगी कि मुहर लगाएंगी? ये तो अच्छी बात है, यदि यंग ब्लड आगे आता है तो ये तो अच्छी बात है। जब सूची जारी होगी, नहीं जब सूची जारी होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। वो केवल एक रथ लेके तो टिकटार्थियों को किसी चौराहे पे इकट्ठा कर ले, किसी के घर चले जाएं और मीडिया को ले जाएं, किसी की ब्याह शादी में चले जाएं, तो उसको मीडिया को दिखा के वो टक्कर में नहीं आ सकते। टक्कर देखनी चाहिए थी तो इनको 9 अक्टूबर को देखते कई लाख लोग थे। नहीं, ये तो गड़बड़ी की तो शिकायतें मिल रही हैं। मतदाता सूची में इस किस्म की शिकायतें, गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। अच्छा बेटा।